तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अपन इस सीरीज़ के अंतर्गत भारतीय पॉलिटी है उसके एक एक टॉपिक के सारे फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन संविधान सभा का जिक्र किया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत अपन संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका और संविधान की विशेषताएँ क्या क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ से क्या क्या लिया गया है और संविधान के भागों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के बर्बाद किए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। देखो, भारतीय संविधान की आत्मा दो, एक तो अनुच्छेद कौन सा 32 और एक प्रस्तावना, इन दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद 32 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कौन बताते हैं? भीमराव अम्बेडकर बताते हैं। जबकि नॉर्मली ऐसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना आंसर करना है। ठीक है, प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं होता, आप अनुच्छेद 32 भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? यानी जब संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता कौन थे? संविधान सभा वाले थे। सभी 299 सदस्य थे। वो सब किस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे? प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ऐसे लिखी हुई है वो कहाँ से, कौन से शब्दों से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। देखो, प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है, दो शब्द होते हैं, एक तो पंथ निरपेक्ष होता है और एक धर्मनिरपेक्ष होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी एक धर्म के प्रति नहीं है, मतलब कि सब धर्मों को एक जैसा मानते हैं, किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेते हैं। धर्म निरपेक्ष है, हम तो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं, धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, इसके बाद में, और इसी का पर्यायवाची शब्द होता है पंथ निरपेक्ष भी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में घोषणा की गई है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में प्रस्तावना में घोषणा की गई है। इसके बाद में, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना, यानी कि किसी भी एक धर्म का महत्व नहीं है, सभी धर्मों का समान महत्व है, सभी को समान अधिकार है, सभी के लिए समान है, देश के लिए सभी धर्म समान है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। देखो, अब इसमें बहुत सारे शब्द एक एक बताता हूँ। सबसे पहले तो संपूर्ण प्रभुत्व, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न बताया गया। इसका मतलब कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के संपूर्णतः आज़ादी अपने पास। इसके बाद में समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। ठीक है, समाजवादी है, निर्णय कुछ भी बुरा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सभी धर्म को समान प्रायोरिटी देता है, किसी भी एक धर्म की नहीं करता है कि इस धर्म को ज़्यादा मान्यता देंगे। और इसके अलावा एक प्रजातांत्रिक है। कैसा है? प्रजातांत्रिक है, यानी कि प्रजा का राज चलता है। और गणराज्य है। गणराज्य, देखो गणराज्य और एक होता है कौन सा? राजतंत्र। दोनों में फर्क ये रहता है कि अपना जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, अपना कौन है राष्ट्राध्यक्ष? राष्ट्रपति जी। जो राष्ट्रपति जी अगर वंशानुगत है ना, तो वह गणराज्य नहीं है, वो कैसा है फिर? राजतंत्र है। और अपने अगर राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो वो कैसा हो जाता है? गणराज्य हो जाता है। ठीक है, गणराज्य। तो कुल मिलाकर के भारत कैसा है? प्रजातंत्र और गणराज्य है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो अभी पढ़ा, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द अपने प्रस्तावना के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन 42 के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अपन बोलते हैं ना भाई, जो नीति निर्देशक तत्व थे उनका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यानी कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से कमजोर वर्ग है, उसका कल्याण का प्रबंधन करना, यानी कि उसको भी आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। अभी पढ़ा था अपन ने, राष्ट्राध्यक्ष कौन? अपने राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी का अगर चुनाव होता है तो वो गणराज्य है, और अगर वो वंशानुगत चलता है तो वो राजतंत्र है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह है प्रजातंत्र। देखो, अपन ने पढ़ाया था भाई, जहाँ पर प्रजा का राज चलता है, यानी कि जहाँ पर जनता वोट देती है वो प्रजातंत्र होता है। तो भारत में कौन सा है? प्रजातंत्र है। इसके बाद में अगला, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी कोई सा भी धर्म अपनाओ आप,
और कोई से भी धर्म की उपासना करो, उसके अनुसार आचरण करो, आपको पूरा छूट है, ठीक है। तो सेक्युलर शब्द का अर्थ ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, बाद में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सामाजिक न्याय मिलता है, उसको समाजवाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? तो वो जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास, क्योंकि जनता अपने वयस्क मताधिकार चलता है, यानी कि जनता वोट देती है, उसके हिसाब से प्रतिनिधि चुना जाता है। तो कुल मिलाकर के सबसे जो प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? जनता के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है प्रस्तावना के अंतर्गत। प्रस्तावना के अंतर्गत देखो कौन कौन सी शब्द है। संप्रभुता शब्द अपने बताया था मैंने भाई, अगर जो देश अपना निर्णय खुद लेता है वो संप्रभुत्व देश है। एकता शब्द है, अखंडता शब्द है, ये इनको अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि इनकी हमेशा पालना करना ही प्रस्तावना में बताया गया है, ठीक है। तो ये चारों शब्द प्रस्तावना के अंदर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों 42वें संशोधन के तहत। 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 76 में हुआ था, ठीक है। इसमें दोनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? अभिव्यक्ति विचार को, इसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है अभिव्यक्ति विचार को, ठीक है। तो उसमें 3-4 स्वतंत्रताएं दे रखी है, जिसमें अभिव्यक्ति विचार भी एक स्वतंत्रता है, तो ये प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, यानी कि जो अभी ये विवाद भी चला था बहुत ज़्यादा, भाई भारत और इंडिया क्या नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत भी लिखा हुआ है और इंडिया भी लिखा हुआ है। भारत भी लिखा हुआ है और इंडिया भी लिखा हुआ है। उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि इंडिया है जो कि भारत, ठीक है। तो दोनों शब्द लिखे हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है, कोई दूसरा आदेश नहीं दे सकता, केवल भारत की जनता है ही राज चलता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत का मतलब होता है कि आंशिक रूप से लागू करना। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 3-4 शब्द होते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत करना, ठीक है, और एक लागू करना। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था उसी दिन इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था भारतीय संविधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना? संपूर्ण प्रभुत्व, यानी कि अब देखो ये सब बातें लिखी हुई थी किसके अंदर? संविधान के अंदर। और संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी दिन से प्रजातंत्र गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व देश हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार संशोधन हुआ था, वो भी कौन सा? 42वां संशोधन हुआ था। और कौन से सन में हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसके तहत समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? केवल एक ही संशोधन हुआ था 1976 में, और कोई संशोधन नहीं हुआ। फर्स्ट एंड लास्ट यही था। इसके बाद में पढ़ते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, बहुत बड़ा नाम है भाई, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। भाई राजनीतिक कुंडली है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्य और अनम्य दोनों हैं, ठीक है। नम्य और अनम्य दोनों हैं, ठीक है। कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कई चीज़ों में फ्लेक्सिबल है, कई चीज़ों में कठोर भी है, ठीक है। इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा लिखित
सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक यानी सबसे बड़ा संविधान अपना, ठीक है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारत के संविधान में भारत का माना गया है, भारत को क्या माना गया है, यानी कि भारत को कैसा माना गया है? राज्यों का एक संघ माना गया है। तो देखो अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत क्या है? संघ, राज्यों का एक संघ या राज्य? तो राज्यों का एक संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ, ठीक है। तो भारत खुद संघ नहीं है, राज्यों का संघ है। अगर राज्य होंगे तो संघ होगा, राज्य नहीं होंगे तो संघ नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था है अपने यहाँ पास। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। भाई आगे जाके डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक शासन की व्यवस्था करता है, ठीक है। न्याय चलता है अपने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। मौलिक अधिकार अपने पास, ठीक है। कितने हैं? 6 है अभी वर्तमान में, पहले 7 थे। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता प्रावधान करता है? यानी कि एकल नागरिकता। इसका मतलब यह है कि अपने पास भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेता है तो उसे केवल एक देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, अलग से राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका में चलता है, पूरे अमेरिका की नागरिकता लो, उसके बाद में हर राज्य में अगर जिस भी राज्य में रहना चाहते हो वहाँ की नागरिकता लो। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, अपने केवल एकल नागरिकता चलती है, ठीक है। इसके बाद में अगला, भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था है? तो वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब होता है कि वयस्क होने पर यानी कि 18+ होते ही वोट दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक, ठीक है। तो संरचना में तो कैसा है? संगठनात्मक है, और भावना में एकात्मक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो कुल मिलाकर के प्रभाव कुछ नहीं होता है। भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि जो संविधान का आधार था वो यही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो बातें लिखी हुई थी उसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही उनका मुख्य स्रोत था। इसके बाद में भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या यानी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 468। देखो 465 के लगभग अभी, लेकिन मूल संविधान में अभी तक 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आप तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। कुल मिलाकर के ब्रिटेन से ली गई थी, और कैसी व्यवस्था है? संसदीय प्रणाली है, ठीक है। शासन व्यवस्था कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है, और ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। अपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन है? सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। संसद से भी ऊपर, सबसे ऊपर संविधान होता है। संविधान के अनुसार न्याय होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसके अभिभावक है। जैसे कि बच्चों के अभिभावक होते हैं जो बच्चों की रक्षा करते हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वह हमारी रक्षा करते हैं। इस कारण से भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत में वयस्क मताधिकार कितनी उम्र पर? 18 साल की उम्र पर, सबको पता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था का मतलब यही होता है कि संविधान ही सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। देखो मैंने पहले बोला था भाई भारत संघ नहीं है, राज्यों का संघ है। किसका है? राज्यों का संघ है। तो ऐसे पूछ सकता है कि संघीय शब्द कितनी बार यूज हुआ संविधान में? तो एक बार भी नहीं। राज्यों का संघ बताया गया हर बार, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? तो संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। पूरे संविधान में अपने के अंतर्गत संघ के बारे में, यानी कि देश का संविधान है एक, तो पूरे का केंद्र सरकार है, और एक राज्य सरकार, सभी का संविधान दे रखा है। इस कारण से सबसे बड़ा संविधान अपना, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूचियाँ हैं। सूचियाँ कौन सी? एक तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार नियम बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, ठीक है। 3 सूचियाँ हैं। इसके बाद में भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, वह है संविधान में। बस सबसे बड़ा संविधान है और कोई नहीं है इसके आगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन का एक कथन है, कथन याद करना है भाई। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन।
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो फ्रांस में। लिखित संविधान यानी कुल मिलाकर ये सब जगह पहले मौखिक संविधान चलता था, पहली बार लिखित संविधान था वो फ्रांस का संविधान था, ठीक है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ठीक है। इसके बाद में अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से। यानी कि अमेरिका में अभी भी जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक होती है, यानी कि अध्यक्ष है वहाँ पर, और अपने क्या चलती है? संसदीय शासन प्रणाली चलती है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चलती है। तो वहीं से स्टार्ट हुई थी और वहाँ भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ही है। इसके बाद में भारत एक अर्ध संघानात्मक राज्य है, किसने कहा था? ये कहा था कैसीवीयर ने। देखो ये कथन भी याद रख लेना, कथन 2-3 है। तो भारत एक अर्ध संघानात्मक राज्य, अर्ध संघानात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? कैसीवीयर ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब समान है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब देखो संविधान के स्रोत स्टार्ट हो चुके हैं भाई, कौन सी बात कहाँ से ली गई है। तो विधि के समक्ष समता जो अपना 14वां अनुच्छेद है, समानता के अधिकार का पहला ही अनुच्छेद है भाई। विधि के सामने, कानून के सामने सब समान है, कानून की जो आंखें हैं उन पर पट्टी बंधी हुई है, कानून के सामने सब समान होता है, किसी का भेदभाव नहीं होता। ये इंग्लैंड से ली गई है ये बात, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये भी इंग्लैंड से। यानी कि कुल मिलाकर के संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली की गई है? ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली वहाँ से ली गई है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान कहाँ का है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, साउथ अफ्रीका का आयरिश संविधान है। आयरिश संविधान कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का संविधान है, ठीक है। तो वहाँ से क्या बात लिखी गई है? नीति निदेशक तत्व। अपने जो नीति निदेशक तत्व है भाग 4 में अनुच्छेद कौन सा है? 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक जो नीति निदेशक तत्व है, जिनको DPS भी बोला जाता है, वह कहाँ से लेके गए हैं? अपने कहाँ से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। देखो अगर ऐसे पूछ लेना भाई, अपनी जो संघीय शासन प्रणाली है, कुल मिलाकर के अपना जो संविधान है वो किसके समान है? लगभग कनाडा के समान है। लगभग किसके, कौन से देश के समान है? कनाडा के समान है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? यानी कि 3 सूचियाँ थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सी होती है? जिस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहीं पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो ऐसा कौन सा संविधान था जिसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन था? वो था कनाडा का संविधान। तो अपने भी तो संघ सरकार चलती है और मतलब केंद्र सरकार चलती है और राज्य सरकार चलती है। तो कुल मिलाकर के ये बात कहाँ से ली गई थी? कनाडा के संविधान से ली गई थी। इसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था, वह था पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से। कहाँ से? RSSR यानी कि रूस से मूल कर्तव्य की बात ली गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक, तो अभी मैंने बता दिया, सही साउथ अफ्रीका बोल दिया था। साउथ अफ्रीका से नहीं ली गई थी, वहाँ से तो संविधान संशोधन लिया गया था। तो आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण है? तो कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो ठीक है, अब एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। और विधि के समक्ष समान ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, और इसके अलावा कौन सा रह गया? मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। इतना तो पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा जो अपनी शक्ति का बंटवारा है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास अलग अलग शक्तियाँ, दोनों के पास शक्तियाँ, ये बात कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। अपना संविधान लगभग किसके समान है? कनाडा के संविधान के समान है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। अपनी संसद ब्रिटेन से ली गई है। कुल मिलाकर के संसदीय व्यवस्था कहाँ से चलती है? ब्रिटेन से, संविधान से चलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से एक तो बात कौन सी ली गई थी? मौलिक अधिकार सी, और एक न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोई भी कानून बनता है तो अपन चुनौती दे सकते हैं। कहाँ पर?
हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी अपनी न्यायिक व्यवस्था चलती है वो कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये वही बात हो गई, कानून के समान संरक्षण यानी कि सबको संरक्षण दिया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारत शास्त्रकार अधिनियम 1935। देखो मैंने अभी बोला था ना भाई, अपना पूरा का पूरा संविधान डिपेंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 ही हमारा मुख्य स्रोत था, ठीक है। इसके बाद में बाकी की जो छोटी छोटी बातें थी वो अलग अलग जगह से ली गई थी। इसके बाद में भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिए गए थे, आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए थे, जर्मनी के बीमर संविधान से। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, बीमर, और वहाँ से कौन सी बात ली गई है, आपातकाल की बात। कहाँ की, आपातकाल के जितने भी प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुई, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से ये बात भी ली गई है। आयरलैंड से एक तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, इसके बाद में राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा, इन तीनों की बातें आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, संघवाद, संघवाद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कनाडा से एक तो शक्तियों का विभाजन लिया गया होता और एक संघवाद लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से कितनी सारी चीज़ें ले लिया, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। कौन सी बात, देखो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनके स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार, यानी कि अपने जो मौलिक अधिकार है उनका स्थगन करने का कार्यपालिका के पास जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई बोलने में गलती हो गई तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो अपन ने पढ़ा था न्यायिक पुनर्विलोकन, कुल मिलाकर के न्याय की बात कहीं पे भी आ जाए, कानून की बात कहीं पे भी आ जाए तो कानून कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट की बात ली गई। इसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। अब देखो ये शब्द आते हैं अपने पास संविधान की प्रस्तावना में, कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, इन आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से, यानी कुल मिलाकर के फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, ये देखो ये आ गया दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की थी, ब्रिटेन ने से विकसित की थी और अपने भी वही चल रही है, भारत ने भी वहीं से ली है, ठीक है। इसके बाद में संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, कनाडा ने अपनाया था संगठनात्मक व्यवस्था को, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को कहाँ से, और संघवाद अपन ने भी वहीं से लिया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। देखो अपन ने संविधान प्रस्तावना पढ़ ली, अब संविधान के स्रोत भी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपन संविधान के भाग। तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग है, 22 भाग है, शुरू से लेकर के अभी तक 22 भाग है, ठीक है। वैसे तो 25 भाग हो गए लेकिन संविधान में नहीं है, अभी तक 22 भाग ही है। इसके बाद में संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, भाग 20 में। तो संविधान संशोधन के बारे में देखो, पहली बात संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। प्रस्तावना में केवल एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत समाजवाद और समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कौन सा अनुच्छेद है, भाग 20 में, भाग 20 में 22 भाग है टोटल, उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है भाग 20 में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, तो भाग 4 में। भाग 4 में देखो मैं बता देता हूँ, भाग 4 है वह है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसी के अंतर्गत कौन सा है, अनुच्छेद 40, कौन सा है, अनुच्छेद 40। तो कुल मिलाकर के नीति निर्देशक तत्व का यानी कि भाग 4 का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात लिखी हुई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है, तो विशेष उपबंधों का प्रावधान भाग 21 में, ठीक है। भाग 21 में विशेष उपबंधों का प्रावधान है। इसके बाद में भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, यानी कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस में है, भाग 9 में। देखो पंचायत का स्थापना, पंचायतों की स्थापना तो भाग 4 में, और पंचायत संबंधी प्रावधान कौन से में, भाग 9 में, ठीक है, 9 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, देखो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दोनों के दोनों कौन से में हैं, भाग 9 में। भाग 9 में तो पंचायत संबंधी प्रावधान है, भाग 9 के क में नगर पालिका संबंधी प्रावधान है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का चतुर्थ भाग में उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का किसमें, चौथे भाग में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 1 में वर्णन है, पहला ही भाग बता दो आप, पहले भाग में किसका वर्णन, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि भारत और इसके राज्यों के बारे में इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। इसके बाद में संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को उल्लेख है भाग 3 में। भाग 3 में तो देखो भाग 1 में क्या देखा अपन ने, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व देखा। इसके बाद में संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, भाग 4 क में। भाग 4 क में तो लगातार चारों अनुच्छेद भाग याद हुए। पहला भाग था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा था नागरिकता, तीसरा था मौलिक अधिकार और चौथा था नीति निर्देशक तत्व और चौथे में क्या था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, बताओ फटाफट। इसके बाद में संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता को लेकर भाग 2 में, अभी बताया था मैंने। ठीक है, नागरिकता को लेकर भाग 2 में। तो अपनी भारत की नागरिकता कैसी है, एकल है या दोहरी है, कमेंट करके बताओ फटाफट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, कार्यपालिका की व्याख्या की गई है भाग 5 में। कौन सी, संघीय केंद्र सरकार की कार्यपालिका किस में, भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 भी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया, भाग 8 में। तो इस प्रकार देखो टोटल 22 भाग है और उनमें 395 जो अनुच्छेद है, 22 भाग और 395, 22 भाग और 395 जो अनुच्छेद है, उन सब का डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप सरसरी नज़र से देख लेना। अब तक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वो तो मैंने करा दिए। इसके बाद में आते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखो अपन ने जो क्वेश्चन किए थे अभी, भाई कहाँ से कौन कौन सी बात ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपन ने क्या क्या लिया था, यहाँ से अपन ने मौलिक अधिकार लिया था, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया था। ठीक है, 2 बातें तो अपन ने यहाँ से ली थी। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद में ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसदीय शासन पद्धति ली गई थी। इसके अलावा नागरिकता भी यहीं से ली गई है। ठीक है, नागरिकता भी यहीं से ली गई है। और इसके अलावा ब्रिटेन से अपन ने एक को लिया था विधि के समक्ष समान, वो वाली बात ली गई थी। इसके बाद में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जापान से क्या लिया गया है, जापान का क्वेश्चन नहीं आया था ना, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बात कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। फ्रांस से गणतंत्र शब्द लिया गया है। इसी कारण से 26 जनवरी को जब अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति अपने यहाँ पर पधारते हैं, क्योंकि गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इस कारण से हमेशा उन्हीं को बुलाया जाता है। जब वो नहीं आए तो फिर दूसरों को बुलाया जाता है, नहीं तो अधिकतर उन्हीं को बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली। ठीक है, विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं पढ़ ली, संविधान के स्रोत पढ़ लिए और संविधान के भाग पढ़ लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं इसका अगला टॉपिक क्या आएगा। अब एक एक टॉपिक की बात करते जाएंगे। सबसे पहले भाग 1 पढ़ेंगे अपन, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नागरिकता केवल अनुच्छेद पूछा जाता है। इसके बाद में फिर मौलिक अधिकार का चैप्टर आएगा, फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर आएगा, फिर मौलिक कर्तव्य का चैप्टर आएगा, फिर केंद्र सरकार आएगी, फिर राज्य सरकार आएगी। ऐसे एक एक करके लाइन वाइज अपन पूरे सब कुछ का रिवीजन कर लेंगे, सब चैप्टरों का रिवीजन कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले वीडियो जैसे बनाऊंगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ओके बाय, जय हिंद।